डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार आ रहे हो तो आपका फर्स्ट टाइम, और यदि आप रेगुलर हो इस चैनल पे तो आपका पुनः एक बार वेलकम बैक। आज दिन है सीएससी प्रीलिम्स मेरे उन स्टूडेंट का, या जो भी इस नए स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो 2025 के मई में प्रीलिम्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास। ये सीरीज मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। क्या है ये सीरीज? इसमें थीम वाइज हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे आज मैंने ज्योग्राफी लिया है, पॉलिटी तो ऑफ कोर्स इस चैनल पे पहले से भी दी गई है, इकोनॉमिक्स भी लेंगे, इन्वायरमेंट एंड साइंस भी, और उसके जो पास्ट 3 इयर्स पेपर आए हैं जो बहुत पॉपुलर वे में मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, PYQA जिसको आप कहते हैं। सो दिस टाइम फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इन द सेम वे, एंड आई होप दैट इट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव एंड हेल्पफुल इन द सेम वे। यदि आप सोच रहे होंगे कि सर ज्योग्राफी में कैसे बताएंगे, तो बस इतना बताना काफी होगा कि ज्योग्राफी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस एग्जाम को, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कई बार इसको क्रैक किया है। सो इट्स नॉट ओनली कि मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप कि आप बहुत आसानी से जो मेथड मैं आपको बताऊंगा और अपने अपनी जादू से, इनफैक्ट आपके अंदर, आप बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे। आई डोंट थिंक कि देर विल बी एनी प्रॉब्लम। जैसे आप अन्य एग्जाम क्रैक करते हैं, सीएससी प्रीलिम्स भी कर पाएंगे। चलिए इस सीरीज को करते हैं शुरू। ज्योग्राफी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द ज्योग्राफी MCQ फ्रॉम 3 पेपर्स 24, 23 और 22, जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट अस बिगिन। ये है इसका सिलेबस, जो बहुत ही आसान आपको लगेगा देखने में, लेकिन चूंकि ये डिटेल नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाता है। यूपीएससी ने इस तरीके से सिलेबस दिया: इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें एक तरह से समझिए सब कुछ है, तो आपको कुछ भी छूटा हुआ है नहीं। लेकिन क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि देर आर सम फोकस एरियाज, फोकस थीम। उसको मैंने बाद में, वीडियो के बाद में वो दिया है, और उसके बाद मैंने जो है आपको स्ट्रैटेजी भी बताने की कोशिश की। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बुक्स, रिसोर्सेज भी बताए हैं, और मेरी अपनी जो थॉट है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा। चलिए अब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 के पेपर में से ज्योग्राफी के क्वेश्चन को खोज के निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे हम आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही फेमस है, एक जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोरियलिस फोर्सेस से है और फेरल लॉ से है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि दो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जो कोरियलिस फोर्सेस हैं, ये बेसिकली क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। चलिए इसको पढ़ देते हैं। इट इंक्रीजेस, दिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। क्या ये सही है? और दूसरा है, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। आप यहाँ पे देखिए तो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं पे 23.5 आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद 66.5 आएगा, एंड देन उसके बाद जो है आर्कटिक सर्किल, इधर अंटार्कटिक सर्कल, और पोल पोल कह लीजिए, और दीज आर द विंड पैटर्न्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कोरियलिस फोर्स से, चलिए इस आंसर देने के पहले, कि जो जो विंड जो है, जो हॉरिजेंटल मोशन विंड की होती है, उस पर एक फोर्स काम करता है, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, वो एक्सिस भी जो है वो झुकी हुई है, 66.5 डिग्री से झुकी हुई है, यहाँ पे 66.5 है, उससे वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है इसका रोटेशन होता है बहुत हाई स्पीड से। तो उस रोटेशन के चलते क्या होती है कि जो विंड, जिसको कि ऐसा सीधा चलना चाहिए, ऐसा सीधा, यदि ये ट्रेड विंड हो तो सीधा चलना चाहिए, ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। उस फोर्स को हम कोरियलिस फोर्स कहते हैं, जो अर्थ के रोटेशन के चलते एयर मास पे लगती है, चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे कोई भी। तो जो ये हॉरिजेंटल एयर फ्लो होती है, जिसको हम विंड कहते हैं, सरफेस के अलोंग जो होती है, उस पर भी ये फोर्स लगता है। और एज पर द फेरेल लॉ ये कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन जो है वो अपने दाहिनी तरफ होता है। यदि आप उधर से देखेंगे विंड के डायरेक्शन से, तो ये दाहिनी तरफ हो रहा है, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड के डायरेक्शन से यदि हम देखें तो बाईं तरफ होता है। जो मैं कह रहा हूं बहुत हड़बड़ी में, इसको नेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं। कोरियलिस फोर्सेस का नेचर ऐसा होता है
कि ये विंड के वेलोसिटी के साथ में इंक्रीज करता है। मतलब दो चीजों से इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा आप विषुवत रेखा से मतलब कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे उतना ही ज्यादा ये फोर्स बढ़ता जाता है। पोल इक्वेटर पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जबकि वहां पे सरफेस स्पीड सबसे ज्यादा होती है। पोल पे जो है अर्थ की सरफेस स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, रोटेशनल स्पीड, लेकिन वहां पे चूंकि ये झुकाव सबसे ज्यादा हो जाता है, फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। तो इसके चलते दोनों जो ये स्टेटमेंट है ये सही है कि ये कोरिलिस फोर्सेज जो है वो विंड वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है और ये मैक्सिमम पोल पे होती है और एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। सो बोथ 1 एंड 2। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। कोई भी जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता है या ऐसे भी जो ज्योग्राफी आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इवन एनसीईआरटी की बुक यदि देखेंगे तो आपको ये सब कोरिलिस फोर्स और फेरेल लॉ जरूर ही जानना चाहिए। और जब इसको आप समझ जाएंगे तो आप विंड का जो डायरेक्शन पैटर्न है आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है और क्यों वेस्टर्ली जो है वो साउथ वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है और पोलर ईस्टर्लीज क्यों फिर जो है ट्रेड विंड के डायरेक्शन में चलती है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा यदि आप कोरिलिस फोर्सेस को आप ठीक से समझ जाएंगे फेरेंस लॉ को। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 ईयर। ये भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी बेसिक ज्योग्राफी का, जो फिजिकल ज्योग्राफी का, कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो कैसे अर्थ के ये जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, जो कि सीधी नहीं है, ऐसी नहीं है, ये ऐसे झुकी हुई है, 66.5 की एंगल बनाती है, उसके चलते क्या मतलब डे एंड लाइट जो सन रे जो पड़ती है अर्थ पे, कैसे डिफरेंट ईयर्स में जो है डिफरेंट उसकी ड्यूरेशन डिफरेंट जगह पे हो जाती है। आगे के मैंने इस स्लाइड के बाद चुके हैं, जगह नहीं थी, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। अभी चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो जून 21 जो समर सोलस्टाइस होती है, जो कि गर्मी के टाइम में होती है, जो अभी कुछ 6 महीने पहले बीता है इंडिया सब में, वहां पे सूरज की रोशनी जो है कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 वहां पे जो है सीधी पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए कि इस इसकी जो अर्थ जो टिल्टेड है उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन 66.5, उससे जो है सन की डायरेक्ट जो सन रेज है वो केवल इन ट्रॉपिक्स के बीच में ही पड़ती है, या तो 23.5 नॉर्थ या साउथ। उससे ज्यादा कहीं भी यदि आप ऊपर जाएंगे आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक तक, तो आपको सन की हमेशा तिरछी रेखा मिलेगी, कभी सीधी नहीं मिलेगी। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, क्या इसका मायने है जो मैं कह रहा हूं। इसके चलते होता यह है कि जब सन की रेखा बिल्कुल सीधी कर्क रेखा पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा जो है उजाले वाला दिन की जो पीरियड होती है ज्यादा होती है। और उस समय में जो आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ पोल, वहां पे 24 घंटे जो है सनलाइट रहती है, मिडनाइट सन जिसको कहते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पे करीब 13-14 घंटे का जो है आपको दिन मिलेगा। जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सन कहीं भी रहे, वहां पे एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये सब जो फिनोमिना है इसलिए होती है कि अर्थ जो है वो सीधा ऐसे खड़ा नहीं है, अर्थ झुकी हुई वे में 66.5 उसकी जो रोटेशन जो उसकी होती है वो 66.5 होती है, उसके चलते। और सन की जो रेज आती है उस झुके होने के चलते ऐसा होता है कि एक टाइम में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका रहता है, दूसरे टाइम में साउदर्न हेमिस्फीयर, साल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो जिस तरीके से सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है उसके चलते। और उसके चलते जो है ये दिन और रात की जो है फर्क पड़ती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यदि सीधी रेखा में है तो वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबी दिन होती है, और उसका उल्टा जो है वो जाड़े के टाइम में विंटर सोलस्टाइस में साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इक्वेटर पे तो दिन रात बराबर होंगे, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो छोटा हो जाएगा, गर्मी के दिनों में वहां पे दिन छोटी हो जाएगी। तो चूंकि ये दो हट गया तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल 2 मिलती है। तो आसान है कि 2 और 4, इसमें कंफ्यूज होने का चांस कम है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, आप यहाँ पे यही मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था, ये अर्थ है और आप देख सकते हैं कैसे जो है अर्थ झुकी हुई है
मतलब इसकी जो एक्सिस है, जो ये रोटेशनल एक्सिस है, ये 90 डिग्री, ऐसा होता तो सीधा होता, सीधा नहीं होकर के ये टेढ़ा है और ये एंगल बनाता है 66.5। उसके चलते क्या होता है, ये जो 23.5 का जो 23.5 का जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है और जो साउदर्न, जिसको कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसी के बीच में सन की रे जो है सीधी साल में कभी ना कभी पड़ती है, इसके ऊपर इसके नीचे नहीं पड़ सकती है। अब यहाँ पे देखिए समर सोलस्टाइस है, सन की रे जो है एकदम डायरेक्ट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल का, वो पूरी तरह से 24 घंटे यहाँ पे सूरज की रोशनी होगी और यहाँ 24 घंटे जो है अंटार्कटिक सर्कल या साउथ पोल पे रात होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1-2 घंटे एक्स्ट्रा जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13-14 घंटे का दिन होता है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ हमेशा रात दिन बराबर होगी, चाहे वो समर सोलस्टाइस हो चाहे विंटर सोलस्टाइस हो। तो ये 12 घंटे का मतलब विषुवत रेखा पे दिन और रात की लंबाई ऑलवेज बराबर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि समर सोलस्टाइस होगा तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, उन एरियाज में जो है 13-14 घंटे की दिन होगी। और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, आप इंग्लैंड में देखेंगे तो 17-18 घंटे का दिन, और नॉर्वे में देखेंगे तो मिडनाइट सन आपको दिखेगी। और इसका उल्टा जो है आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। उस समय में जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएंगे, आपको दिन की जो है बहुत घटती जाएगी, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, और यहाँ पहुंच के 0। और इन सब का उल्टा होगा जब जाड़े का टाइम आएगा। और जब दिसंबर में, अभी जैसे कि 22 दिसंबर सबके आसपास जो भी बीता है, वहाँ पे आपको ये पूरा जो है नहाया रहेगा, साउदर्न पोल जो है वो 24 आवर सनलाइट में, और ये डूबा रहेगा अंधकार में 0। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है वो 13-14 घंटे का डे लाइट होगा विंटर सोलस्टाइस में। इसके अलावा जो सनलाइट जब बिल्कुल विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है, जो साल में 2 बार होती है, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं, मतलब दिन रात बराबर वाला, तो वैसा जो है वो सितंबर में होती है और मार्च में होती है, 22-23 तारीख के आसपास में। तो उस समय में जो है दिन रात बिल्कुल जो है वो बराबर हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो फिनोमेना है इक्विनॉक्स का, सोलस्टाइस का, और ये जो अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस जो 66.5 पे झुकी हुई है और वेस्ट से इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वो झुकी हुई एक्सिस पे, इसको जरूर आप एनसीईआरटी या आईसीएसई के बुक से, बच्चे वाले बुक से जो 4th-5वें क्लास में बताया है, उसको ठीक से समझ लीजिए। आपको बहुत मजा भी आएगा। इंटरनेट पे जाके अब तो यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, और इसको मन में बसा लीजिए। जो मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको ठीक से समझ में ना आया हो, लेकिन ये समझना बहुत आसान है और आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कहता है कि ये वर्ल्ड का एक ऐसा एरिया है जो कार्बन को दबाए हुए है। वो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में जाके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है, वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, क्लाइमेट चेंज करता है, उसको ये कंपाउंड के फॉर्म में अपने जमीन में अपने धंसाए हुए है। वो कौन एरिया है जहाँ की यदि उसको हम फॉरेस्ट के चलते, मार्सी लैंड के चलते अपने को कंपाउंड में कार्बन को लिए हुए है, यदि हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो समझिए कि बहुत ज़्यादा और क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ेगा। ये कौन सा एरिया ऐसा पूछ रहे हैं। और ये बहुत आसान है इतना लंबा चौड़ा देने के बजाय, क्योंकि अमेजन बेसिन जो है उसको एक तरह से लंग माना जाता है, जो कि अपने घने जंगलों के चलते और बहुत ज़्यादा वहाँ जो मार्सी लैंड है उन सब के चलते जो है कार्बन के एक तरह से सिक्वेस्टेरियन है, मतलब कार्बन वहाँ कंपाउंड के फॉर्म में जो है सिंक है, वो कार्बन सिंक कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर के कार्बन को उसने अपने छाती में एक तरह से समाया हुआ है। तो इसी बहाने, चूंकि ये तो चलिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्गो बेसिन और रियो डी ला प्लाटा जो अर्जेंटीना की बेसिन है, तो जो डिफरेंट बड़े बड़े जो बेसिन है ना, जो रिवर जिससे गुजरती है, लाइक नील बेसिन है, गंगा बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, अमेजन बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, उन सब के बारे में जरूर जानिए, कहाँ से गुजरती हैं, किन किन कंट्री से गुजरती हैं, उनके फीचर्स क्या हैं एंड ऑल। इस बहाने जरूर आप जानिए कार्बन सिंक होता क्या है और अमेजन कैसे एक बहुत ग्रेट सिंक है। मैंने यहाँ पे दिया है, नेट से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर वेपर के बारे में पूछा जा रहा है। वाटर वेपर एक गैस है, पहले तो ये समझ लीजिए। वाटर वेपर क्या होता है? जब वाटर वेपराइज हो जाता है, जब हीट होती है, तो वो वाटर आपको पता है तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में जो है आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में जल के रूप में, और वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है। वो गैस बन करके जो है वो अदर एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ घुल मिल जाता है, और वही जो है ऊपर जाता है और फिर कंडेंस होकर वो बारिश करता है। वाटर वेपर ना हो तो बारिश ना हो। सो इट इज ए, तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे चलिए पहले को हम नापते हैं। पहले तो ये गैस तो है, वी ऑल नो कि वेपर जो है वाटर वेपर जल वाष्प है, हिंदी में भी हम कहते हैं जल वाष्प। क्या ये ऊपर जैसे जाएंगे उसका अमाउंट घटेगा? उसका कारण ये है, आप इस चीज को याद कर लीजिए, ज्योग्राफी का जैसे बेसिक फॉर्मूला होता है, हाइयर वी गो rarer the air becomes, higher we go cooler it becomes, deeper we go denser the air, deeper we go warmer we get। इसको याद कर लीजिए, ऊपर जाएंगे हवा रेयर होगी, ठंडा ज़्यादा लगेगा, नीचे जितना जाएंगे हवा डेंस होगी, गर्म उतना ज़्यादा होगा। जितना ठंडा होता है ना एयर, उतनी ही उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, वो जो है जल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि यदि आप ठंडे ग्लास में यदि आपने गर्म पानी डाल दिया तो तुरंत जो है वो जल वाष्प पानी के रूप में ग्लास के बाहर जो है आ जाती है। तो इसके चलते क्या होता है, जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना ही जल वाष्प जो है, मतलब वेपर, वाटर वेपर जो है एयर में कम से कम होती जाए, क्योंकि एयर ठंडा हो जाता है। तो ये सही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे लैटिट्यूड में क्या होता है, अभी आपने देखा ना कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो विषुवत रेखा है, फिर 23.5 जो है वो कर्क रेखा है, उसके बाद फिर 66.5 आर्कटिक सर्कल है, फिर पोल है। सेम वे इधर भी जो है आप मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल ऐसा खींच सकते हो, 66.5 एंड 90 डिग्री। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड बढ़ेगा ना, वैसे वैसे एयर ठंडा होता जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक गर्म रहेगा, और फिर जैसे इस ऊपर हम जाते हैं ठंडा होता जाता है। पोल पे बहुत ठंडा होता है। ठंडा मतलब कि उसकी जो परसेंटेज है एयर में वो कम होती जाएगी, इसलिए पोल पे मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पोल पे इट्स मैक्सिमम एट द पोल नहीं, गलत है ये। इसलिए सही क्या होगा कि केवल इसमें से यदि करेक्ट देखा जाए तो 1 इज ओनली करेक्ट। तो यहां से आपको क्या मिलता है कि आप कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर कहाँ पे रेयर होता है, कहाँ डेंस होता है, वाटर वेपर, उसके फीचर, उसका जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लैटिट्यूड पे डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। एक एरिया का डिस्क्रिप्शन है, क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो है अकर थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। कौन सा जो है क्लाइमेट है? देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको लगेगा कि हाँ, इक्वेटर पे जो है वहाँ पे तो ऐसा होता है, जैसे कॉन्गो बेसिन है एंड ऑल, अमेजन बेसिन, कि वहाँ पे टेम्परेचर सालों भर एक जैसा रहता है। लेकिन दिन और रात का जो है वो बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि दिन में बहुत गर्म है तो रात भी वहाँ गर्म होता है, रात ठंडी होती है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे एनुअल जो है वो तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डेली जो है वो होता है। तो इसलिए इक्वेटोरियल नहीं है। इक्वेटोरियल इसके चलते भी नहीं है कि इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है वहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश है। वहाँ तो 100 सेंटीमीटर से ऑलवेज ज़्यादा बारिश होगी। इनफैक्ट डेली बारिश वहाँ कन्वेक्शनल करंट से होती है। दिन में जो है इतना गर्म होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेपर, वाटर वेपर बनता है, वो ऊपर जाता है, कूल होता है, और सेकेंड हाफ में बारिश हो जाती है। और वो बारिश सालों भर मिला दें तो बहुत ज़्यादा, 200 से 250 सालों भर, 50 सेंटीमीटर तो बहुत कम बारिश है। तो इक्वेटोरियल खत्म हो गया। चाइना टाइप क्लाइमेट आप कभी सोच भी नहीं सकते। चाइना इतना बड़ा कंट्री है कि वहाँ डिफरेंट सीजन होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होगा, मतलब कोई खास सीजन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो जैसे दिल्ली टाइप का है, वो उसमें भी बहुत सारे डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, और इतनी ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, और एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही बच जाता है, वो मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है जो इसको डिस्क्राइब ये तीनों करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये देखिए, यहाँ कैलिफोर्निया और अमेरिका में है, यहाँ पे चिली, पेरू, और साउथ में यहाँ पे
आप पास साउथ अमेरिका में देख सकते हैं, यहाँ पे अफ्रीका के कुछ पोर्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका कुछ पोर्शन में, और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि जिन्होंने की दुनिया पे एक तरह से कब्जा किया, वो मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। इंग्लैंड हो, नेदरलैंड हो, एंड स्पेन, फ्रांस एंड ऑल डेवलप्ड कंट्री, और यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स जहाँ मेलबॉर्न सिडनी है वहाँ भी आप ऐसा क्लाइमेट देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वेस्टर्ली विंड्स जो है वो फ्लो बहती हैं, और चूंकि वो आप देख सकते हैं कि ये समुद्र के किनारे है जहाँ पे ये जलवाष्प ले लेती है, इसलिए सालों भर यहाँ पे जो है बारिश होती है। वो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 50 से 250 सेंटीमीटर होती है, और टेम्परेचर रेंज जो है डेली और एनुअल का काफ़ी लो होता है, और सालों भर बारिश होती रहती है। इससे आपको क्या सबक मिलती है कि मेजर क्लाइमेट जो है वर्ल्ड का, वो अगेन किसी एनसीईआरटी के बुक से या नेट पे जाके उसके फीचर्स, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में है, ये जान लीजिए। अब आइए फिजिकल ज्योग्राफी से, अब जो है फ्लोरा फौना पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ज्योग्राफी में, मतलब कि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके टाइप्स, वेराइटीज एंड ऑल, एक तरह से प्रजाति सॉर्ट ऑफ। जैसे इसमें ये पी प्रजाति जो है, पी जिसमें कि पीनट आते हैं, ग्राउंडनट आते हैं, मूंगफली एंड ऑल, फ्रेंच बीन एंड सब, सबसे लार्जेस्ट जो प्लांट की फैमिली है, जैसे मैंने कहा बीन्स, लेंटिल्स, चिकपी, जितने दाल वाल आते हैं सब इसी में है। कुछ अल्फा अल्फा ग्रास जो होते हैं जो खिलाया जाता है, क्लोवर्स, वो भी होते हैं। कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट वाले से अकासिया है, या इवन इमली जो है वो भी इसी पी वैरायटी की जो माने जाते हैं। इनके बीज एक अलग तरीके के पी पॉड्स में होते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन, ये दोनों तो आप जानते होंगे। हॉर्स ग्राम आप लोग नहीं जानते होंगे। हॉर्स ग्राम घोड़ों को चूंकि यूरोप में खिलाया था तो इसलिए इसको हॉर्स ग्राम कहते थे। कोर्स चिनिया बादाम जैसा ही, या मूंगफली जैसी जो है, ये ग्राउंड नट जैसी दिखती है लेकिन वो अलग जैसी रहती है। तो ये तीनों ही जो है, आप मतलब ये सब बहुत आसान क्वेश्चन नहीं होता, आप लेकिन फ्लोरा और फौना जरूर आप थोड़े बहुत जो प्लांट की वेराइटीज़ है और जो जो पाए जाते हैं क्रॉप, जैसे कि जितने भी जो जो मेन क्रॉप है, राइस है, वीट है, ये सब ग्रास फैमिली के होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको जानना चाहिए। जैसे कौन जो है लेग्यूमेन होते हैं, जो पी जनरली जो है लेग्यूमेन होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये सब ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस जो है क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ बहुत ही ऑर्बिट क्वेश्चन है। सो ऑल थ्री। अगेन आइए, ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी से आपको पूछ रहे हैं, जो कि बच्चे में ही यदि कोई ज्योग्राफी समझता है तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है। इंसोलेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, ये रीजन एजर्सन टाइप का है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहते हैं। फर्स्ट है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये बिल्कुल गलत है। एटमॉस्फेयर जो, देखिए होता क्या है कि सन की जो रे आती है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत छोटी वेवलेंथ में आती है। वेवलेंथ मतलब कि जो दो वेव जो जो पूरा करने का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं। और ये लंबी वेवलेंथ है, मतलब एक वेव की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ देखें या यहाँ से यहाँ, तो वो आपको ज़्यादा दिखेगी। ये बड़ी वेवलेंथ की वेव है जो कि जमीन से निकलती है, अर्थ से निकलती है, सेकेंडरी रेडिएशन। और जो प्राइमरी रेडिएशन जो सन से आती है, आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे वेवलेंथ की आती है। ये जो है विजिबल लाइट में आती है, और जबकि ये इंफ्रारेड में होती है, जो कि विजिबल लाइट से छोटी फ्रीक्वेंसी की होती है, इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब बड़ी वेवलेंथ होती है। आप साइज देखेंगे बड़ा होगा। ये छोटी साइज की वेवलेंथ की अर्थ पे सन से आती है, जो सूरज की रोशनी। तो ये जो है एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती है। एक तरह से एटमॉस्फेयर के लिए सूरज की रोशनी जो है वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, वो सीधा अर्थ तक आ जाती है। अर्थ जरूर इससे खूब गर्म हो जाती है, और सेकेंड हाफ में 2-3 बजे के बाद जब अर्थ पूरी तप जाती है, तो जैसे तपे हुए तवे से जो है फिर रेडिएशन होता है, उस तरह का जो है री रेडिएशन अर्थ से होता है। और वो, जैसा मैंने आपको कहा, इंफ्रारेड में होती है। वो छोटी फ्रीक्वेंसी की होती है विजिबल लाइट से, और बड़े वेवलेंथ की होती है, बड़ी वेव में होती है। इस बड़े वेव को जो है फिर एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है बहुत सारी गैसेज। उसमें जो सबसे ज्यादा जो ट्रैप करती है उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर एंड ऑल। तो उसी से जो है हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, अर्थ गर्म होता है। ये जो सन की जो रे आती है उससे एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये गलत है।
इट इज उल्टा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा होता है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये टिप्स में बता रहा हूं कि यदि स्टेटमेंट 1 आपने देखा कि डेफिनेटली रॉन्ग है, आपने देखा कि ये रॉन्ग है, जैसे ही आपने ये देख लिया कि ये रॉन्ग है, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट अपने आप जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग का कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब इफ दिस स्टेटमेंट इज 1, आप सीधा जंप कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सॉरी ये इनकरेक्ट है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मतलब ये आप इसको आप टिप समझ लीजिए, स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि यदि एक स्टेटमेंट सीधा गलत हो गया तो दूसरे स्टेटमेंट को हमको जज भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑप्शन। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। यस, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी थोड़ा साइंस सोचिएगा। तो होता क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन की जो अर्थ से निकलता है, उसकी साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाती है इन ग्रीन हाउस गैसेज की जो नेचुरल वेवलेंथ है उससे। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो साइज है उससे ये वेवलेंथ की जो साइज होती है वो मैच करने लगती है, उसके चलते वो अटकने लगता है। फिल्टर वाली जो उसे फिल्टर नहीं हो पाता है उसको वो रोकने लगता है। दिस इज द रीजन कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस गैस जो है एक ब्लैंकेट इफेक्ट पैदा करता है और अर्थ जो है गर्म होती है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत बुरा है कि अर्थ गर्म होता है। इनफैक्ट हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को एक विलेन बना के हम लोगों ने रख दिया है, जबकि यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होता तो अर्थ एकदम जो है बर्फीला एक मरुभूमि बन जाता। यहाँ कोई जीव जानवर या कोई जीवन हो ही नहीं सकता था। ये जो 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ब्लैंकेट इफेक्ट होता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ही होता है। नहीं तो होता क्या कि दिन में सूरज की रोशनी पड़ती, अर्थ गर्म होता और रात में यहाँ बर्फ पूरा जम जाता, फिर उसके बाद दिन और रात इस तरह से होता है। लेकिन जब उसी की थोड़ी सी भी बैलेंस गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का खतरा होता है, जो अभी हो रहा है। इससे आपको क्या सबक मिलता है कि इंसोलेशन मतलब जो सन की रेडिएशन जो आती है उससे जो गर्मी होती है, और फिर री रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और उससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये सब को ठीक से जो है पढ़ लेनी है किसी भी बुक से, इंटरनेट से। कंसिडर द फॉलोइंग। अब आइए वॉल्केनो से आपको पूछ रहे हैं। वॉल्केनो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्केनो से क्या क्या निकलता है ये सभी बच्चे याद करते हैं। यही यहां पूछा जा रहा है कि ये सब में से क्या निकलता है। पैरोक्लास्टिक डेब्रिस निकलता है, बहुत बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर के टुकड़े, जैसे इसको पैरोक्लास्टिक डेब्रिस बोलते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। ऐश एंड डस्ट रहता ही है। नाइट्रोजनस कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। केवल नाइट्रोजन कंपाउंड इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बहुत थोड़ा, लेकिन ये इसको आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी नहीं है। सल्फर कंपाउंड बहुत ज्यादा रहता है। इनफैक्ट सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड उसमें होते हैं। आप यदि आप इसका टेबल बना के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रहते हैं उसमें, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत कम रहते हैं। तो ओनली 3 जो है वो सही है। तो वॉल्केनो से क्या क्या निकलता है, ये एक बहुत ही फेमस इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपको आइसोथर्म से है, मैप पे। मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा समझने के लिए भी। मेरे साथ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आपको पहले तो दे रहा है कि आइसोथर्मल मैप है और जनवरी के महीने में है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, वाटर जो है वो अर्थ के तुलना में जल्दी कम गर्म होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। उसके चलते क्या होती है कि मान लीजिए कि जनवरी का महीना है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, यहाँ पे जो है लैंड मास है और इसके बगल में जो है समुद्र है, मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि 25 डिग्री टेम्परेचर है कहीं पे, तो उसी के सामने जो ओशन है उसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये अभी गर्म रहेगा 27 डिग्री। तो यहाँ आइसोथर्म जो है वो कैसे हो जाएगा, 25 डिग्री थोड़ा और ऊपर में होगा। तो आइसोथर्म जो है ऐसे ऊपर मुड़ जाता है, मतलब ऐसे ऊपर मुड़ जाएगा, मतलब ऐसा यहाँ से चला और समुद्र में ऐसे हो जाएगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में वो थोड़ा नॉर्दर्न डायरेक्शन में चला जाएगा आइसोथर्म। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे 25 डिग्री है तो 25 डिग्री थोड़ा सा ऊपर जो दूसरे हायर लैटिट्यूड में पानी में होगा, क्योंकि पानी
ज़्यादा उस समय में गर्म रहता है। पानी का नेचर ये है कि जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जनवरी के महीने में वो कम ठंडा रहेगा अर्थ से, और यही इसका उल्टा होगा जब गर्मी का मौसम आएगा। तो मान लीजिए ये 25 डिग्री है गर्मी में, तो उस समय में समुद्र का पानी जो है ये ठंडा रहेगा उसके कंपैरिजन में। तो ये इसके लिए यदि 25 डिग्री यदि हम देखें तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो ये नीचे हो जाएगा आइसोथर्म। ये इस चीज को यदि आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेट पे जा करके आप क्यों आइसोथर्म जो है वो ऊपर नीचे होते हैं जब वाटर से, मतलब लैंड से वाटर में जाते हैं, तो वो मतलब बेसिकली स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी जो लैंड और वाटर का है वो डिफरेंस है, इसके चलते हैं। मतलब एट ए सेम हीट लेने पे जो है वाटर जो है कम गर्म होता है लैंड से। लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, वाटर उल्टा। अब यहां पे देखिए, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। तो ये बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा कि ये जो है नॉर्थ हो जाएगा जब हम आइसोथर्म ऊपर हो जाएगा जनवरी के महीने में, क्योंकि उसको वहां पे कम मिलेगा। 25 डिग्री है तो यहाँ 25 डिग्री नहीं मिलेगा, 27 डिग्री मिलेगा, इसके लिए थोड़ा ऊपर उसको नॉर्थ जाना पड़ेगा। तो ये सही है। द प्रेशर, द प्रेजेंस ऑफ द ओशन करेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, द गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब इसका आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म पानी का ओशन करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी गर्म पानी का है, कोल्ड है ही नहीं। जैसे ही कोल्ड ओशन करंट दिया इसका मतलब ये गलत है, टू गलत है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि वन जो है सही है, तो इसका मतलब कि केवल वन जो है वो सही है। इन दोनों को पढ़ लीजिएगा और इसको थोड़ा दिमाग में भी बिठा लीजिएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब ये भी सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन ज्योग्राफी में होता है कि कॉफी सबसे अधिक कौन प्रोड्यूस करता है, शुगर कौन प्रोड्यूस करता है, लाइक दैट। तो कोकोआ जो है जिससे कि चॉकलेट बनती है, वो जिसको हम कोटे ड आइवर यहाँ लिखा है, इसको आइवरी कोस्ट भी हम लोग कहते हैं, और घाना, ये दोनों कंट्री जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोआ के अफ्रीका में। अब इससे जो है, जैसे ये बहुत फेमस है, और भी आप अपना नोट बना सकते हैं, जैसे शुगर और कॉफ़ी जो है ब्राज़ील टॉपर है वर्ल्ड में, शुगर कॉफ़ी। वीट एंड राइस में चाइना, चाइना बहुत चीज़ों में आगे है, वीट राइस ग्राउंडनट एंड ऑल। कॉर्न और सोयाबीन में यूएसए फर्स्ट है, मिल्क में इंडिया है, टी में चाइना है, पोटैटो टोबैको कॉटन चाइना है। क्यूबा को जो है हम शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली, अब तो खैर वो सेकंड या थर्ड नंबर पे है, लेकिन वहाँ शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, इसलिए क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। क्योंकि इतना छोटा कंट्री था, उसको शुगर की इतनी ज़रूरत हो, बहुत एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि पूरे दुनिया में शुगर एक्सपोर्ट वहाँ से होती थी, इसलिए उसको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। वैसे शुगर ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इससे क्या सबक मिलता है आपको कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वर्ल्ड में कहाँ कौन कौन ज़्यादा करता है, कौन टॉपर है, कौन फर्स्ट है, लाइक दैट, ये आपको जानना चाहिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आइए, जो फिजिकल ज्योग्राफी से है, जो इसमें दो स्टेटमेंट है, अगेन वही दो स्टेटमेंट में, मतलब कि रीजन एजर्सन टाइप का है। एजर्सन है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जो सबसे लोअर लेवल है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे कि सारे जलवाष्प पाए जाते हैं, जहाँ हम लोग सांस लेते हैं, जो सबसे नीचे है, जहाँ पे कि जीवन पाया जाता है, तो वो जो जिसमें सारे गैसेस हैं अधिक, तो वो उसकी थिकनेस जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी कंपेयर टू पोल। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इस पे डिपेंड करता है कि कितना गर्म है, और पोल चूंकि बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रेयर हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हायर लैटिट्यूड यू गो, एयर बिकम रेयरर। तो और यहाँ पे जो है वो थिक होती है, क्योंकि हीट से ही सारा ये जो है गैसियस जनरेट होती है, और यहाँ पे हीट ज़्यादा है, कन्वेक्शन करंट से वो जनरेट होती है। तो काफ़ी ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दी होगी इक्वेटर पे, तो वही घट करके पोल पे काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सही है, वन सही है। टू देखिए, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। यही यही कारण ही है, इसलिए ये सही भी है, इसको ये एक्सप्लेन भी करती है।
और ये यहाँ पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम में बताया गया है, इसको हेडली सेल बोलते हैं। ये होता क्या है कि ये जो एरिया है, ये ITCZ बोलते हैं, इंटरकंटिनेंटल कन्वर्सन जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन। ये बेसिकली 0 डिग्री या 0 डिग्री दोनों साइड में 5 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं। यहाँ पे दिन में जो है गर्मी पड़ती है, सेकेंड हाफ में वो कन्वेक्शनल करंट से बारिश होती है, तो एयर जो है ये उठता है हीट के चलते, विषुवत रेखा पे ऊपर जाती है पूरा एयर मास, और ये जो है फिर करीब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी उल्टा, यहाँ पे ये डिसेंड करती है, और यहाँ पे ये जो है ट्रेड विंड के फॉर्म में जो है 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बढ़ती है। चूंकि दोनों आके मिंगल करती है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस जोन बढ़ता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एरिया डोल्ड्रम का एरिया कहलाता है। यहाँ पे एयर जो है कोई इस एरिया में 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में कोई जो है हॉरिजेंटल विंड आपको नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे चूंकि विंड जा रही है, जहाँ पे कि आपको डोल्ड्रम जैसा फील होगा, मतलब कुछ भी ये पतंग आप नहीं उड़ा पाएंगे लाइक दैट। और ये आप ट्रोपोस्फेयर देख सकते हैं, ये मैक्सिमम जो थिक होगा ये यहाँ पे होगा, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे इसकी थिकनेस घटेगी। सो इसका सही स्टेटमेंट ए है। इससे क्या सबक मिलता है आपको कि एटमॉस्फेयर और विंड स्पीड जो है उसकी अच्छी तरह पढ़ाई कर लीजिए। किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से या नेट पे और यूट्यूब पे बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी लेक्चर है, आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आइए जो गंगा की जो सिस्टम है, ये ज्योग्राफी में हर बच्चा जो है याद कर लेता है कि गंगा रिवर जो है उसमें कौन कौन से ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ आके मिलते हैं। ये बहुत ही फेमस जो है डाउन स्ट्रीम में पहले कौन रिवर मिलेगी, यमुना कहाँ मिलती है, फिर गोमती कहाँ मिलती है, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड ऑल। उसी से पूछा गया है कि यदि प्रयागराज से हम चले, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले जो है कौन ट्रिब्यूटरी मिलेगी, कौन आगे मिलेगी। तो सबसे पहले जो मिलती है वो ऑफ कोर्स गोमती मिलेगी, वो तो लखनऊ के पास ही मिलती है। और फिर घाघरा जो है वो बिहार के पहले थोड़ा सा जो बिहार के आसपास ही, और फिर गंडक जो है पटना के पास, और कोसी तो और ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो इस तरह से गंगा में जो है मिलती हैं ये नदियां वेस्ट टू ईस्ट। ये देखने में आपको मुश्किल लगेगा, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि गंगा या ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है और कौन कौन ट्रिब्यूटरी से मिलती है, खास गंगा में बहुत ट्रिब्यूटरी मिलती है, तो आपको जरूर इसको पता रखना चाहिए। मैप के थ्रू आपको रिवर बेसिन और उसके ट्रिब्यूटरीज का अध्ययन करना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट कौन से। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। इस टाइप से बच्चे इसको, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि गोमती यहाँ पे मिल रही है, घाघरा यहाँ, गंडक यहाँ, कोसी यहाँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके पहले जो है यमुना कहाँ मिल रही है, चंबल कहाँ, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, दो स्टेटमेंट है, अगेन एजरसन रीजन है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। अब ये वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन से है। वेदरिंग क्या होता है, चट्टान जो होती है वो हजारों लाखों साल में कैसे सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। दिन होता है, रात होती है, सिकुड़ता है, फैलता है, इससे पानी उसमें जाती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो गड्ढे में जमते हैं, फिर वो कोरोड करते हैं, हवा चलती है, इससे जो है वो उसके कण जो हैं टूटते हैं, और कोई पेड़ भी जो है उसको जड़ लगाता है, उससे भी रॉक टूटता है। तो उसी रॉक के ये वेदरिंग से, वेदरिंग का मतलब ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, it is a process by which rocks and minerals are broken down or altered at or near the earth's surface due to various environmental factors such as temperature difference, water, wind, biological activity। और इससे जो है बेसिकली जो है सॉइल बनता है, मतलब कि इन सीटू है, मतलब सीधा रॉक जो है वहीं पे टूटा और टूट टूट करके मतलब एकदम कण कण बन गया और उस सॉइल बना। फिर सॉइल को कोई विंड या पानी जो है बहा के ले जाती है, कहीं पे बिछाती है, इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है। सो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। कौन बोलेगा नहीं यस। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। कौन बोलेगा नहीं, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। और ये इसका कारण भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनफैक्ट इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही है कि रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब रेन वाटर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता है, वो वाटर से रिएक्ट करके जो है वो एक एसिड बनाती है, उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और वो एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, लेकिन वेदरिंग करता है, मतलब कि वो पत्थरों को तोड़ता है, मतलब पत्थर को अपने में पिघला एक घुलाता है, कल जो रिएक्ट करता है। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी जो है मिल जाती है जो रेन वाटर में,
और वो ऑक्सीडेशन करती है, मतलब ऑक्साइड बनाती है, रस्टिंग करती है, उससे भी जो है जैसे आयरन यदि ओर टाइप की हो रॉक में तो वो भी जो है ऑक्साइड बन के वो टूटती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। तो इसमें सही होगा बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये सबको पढ़ लीजिएगा। तो वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कहीं से भी आप पढ़ लीजिए और इस तरह के नॉलेज को जरूर अपने में लगा लीजिए कि हाँ हमें ये आता है। वेदरिंग क्या क्या होता है, केमिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग क्या है, वेदरिंग के एजेंट क्या क्या है, क्यों वेदरिंग होती है, उसी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि एक वाटरफॉल पे है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चे हमेशा याद करते हैं ये। जैसे आप देखेंगे कि हुंड्रू फॉल जो है वो छोटनागपुर में स्वर्णरेखा रिवर पे है, वी ऑल नो। जरसोप्पा जिसको जोग फॉल बोलते हैं वो सरावती रिवर पे है, नेत्रावती पे नहीं है। जैसे ही आप नेत्रावती देखेंगे इसको आप काट देंगे, तो ये तो कट जाएगा। धुआंधार जो है वो नर्मदा पे है और ये सही है। नर्मदा तो ये और हुंड्रू तो सही है, लेकिन दिस इज नॉट, तो दो इसमें से जो है सही है। तो ये मैंने यहाँ फोटो दिया है जोग फॉल का, जो कि सबसे जो है ऊंचा फॉल इंडिया में है। गेरसोप्पा, ये भी पूछा जाता है कौन सबसे बड़ा फॉल है, या कह लीजिए हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, गेरसोप्पा या जोग फॉल, और सरावती रिवर पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो वाटरफॉल जो है तो बहुत आसान है, आप आधे घंटे के अंदर इंडिया के सारे वाटरफॉल किस किस रिवर पे है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन ब्यूटीफुल है, कहाँ है, किस जगह पे है, डिस्ट्रीब्यूशन आप जान सकते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत आसान है कि इसमें डिफरेंट जो माउंटेन है वर्ल्ड में उसके टाइप और वो कहाँ पे हैं उसके नेम पे है। जैसे ही आप वॉस्टेजेस देखेंगे, कोई भी यदि स्टूडेंट ज्योग्राफी का होगा तो वॉस्टेज जो है वो फोल्ड माउंटेन नहीं है, वॉस्टेज जो है ब्लॉक माउंटेन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आल्प्स जो है ब्लॉक माउंटेन नहीं है, आल्प्स जो है यूरोप में ये फोल्ड माउंटेन है। और नॉर्थ अमेरिका ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जैसे कि ये एक टेक्टोनिक माउंटेन कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट से होती है। जैसे बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये प्लेट यदि धंस गई तो ये दोनों जो है टेबल टॉप बन जाएंगे, या ये दोनों दो दो जो लैंड मास यदि धंस गई तो जो ऊपर बचा रह गया वो टेबल टॉप जैसा हो जाता है, इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन जो है दो टेक्टोनिक प्लेट जो है जब आपस में टकराती है, जैसे यूरेशियन प्लेट है और जो साउदर्न इंडियन प्लेट है, तो ये ऊपर उठ जाती है, तो इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो ओल्ड फाउंड माउंटेन होते हैं, और बहुत बहुत जब पुराने हो जाते हैं तो एकदम घिस घिस जब जाते हैं, इरोड होकर के एकदम वो अवशेष जैसे बच जाते हैं, तो उसको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। जैसे अरावली माउंटेन है या यूराल की माउंटेन है रसिया में, उस टाइप के। और जैसे अपैलाकियन है, जो अपैलाकियन जो नॉर्थ अमेरिका में है, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो भी अब कुछ मतलब लाखों साल में वो जो है रेसिडुअल माउंटेन में बदल जाएगी। एंडीज जो है फोल्ड माउंटेन है, तो ये दो को आप जो है सही कह सकते हैं। ये टेक्निकली अपैलाकियन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एंडीज और रॉकी जो है वो फोल्ड माउंटेन है, तो दो इसमें से सही है। यहाँ पे मैंने जो वर्ल्ड के जो फेमस माउंटेन है वो किस टाइप के हैं, जैसे आल्प्स जो है फोल्ड माउंटेन है, हिमालयन ऑफ कोर्स फोल्ड माउंटेन है, कारपैथियंस जो है यूरोप में है, फोल्ड माउंटेन है, किस कंट्री में है देख लीजिएगा। पेरिन्स जो है, पेरिन्स मुझे लगता है स्पेन और पुर्तगाल में शायद है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। एपेनीज, एपेनिन्स इटली में है, ये फोल्ड माउंटेन है। स्कॉटिश हाईलैंड रेसिडुअल माउंटेन है यूके में। बाल्कन जो कि यूगोस्लाविया के सारे कंट्री जो पहले होते थे, बाल्कन्स, वो फोल्ड माउंटेन है। यूराल रेसिडुअल है। वॉस्चेज जो है ब्लॉक माउंटेन है। अमेरिका में देखें तो रॉकी और एंडीज जो है फोल्ड माउंटेन है। अपैलाकियन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सियरा नेवेदा अमेरिका में ब्लॉक माउंटेन है। कैस्केड माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन है। और सेंट्रल हाईलैंड रेसिडुअल माउंटेन है। इसी तरीके से आप अमेरिका, सॉरी एशिया में भी बना लीजिए, और उसको अफ्रीका में, और उसको अपने नोट में रख लीजिए या रख लीजिए जैसे मैंने यहाँ बनाया। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रसिया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से नॉर्थ सी जो है, जो अटलांटिक का ही एक पार्ट है, ये नॉर्थ सी है, वो किसके किसके साथ, किस किस कंट्री से टच करता है नॉर्थ सी। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्वे से टच करता है, डेनमार्क से करता है, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब से करता है। तो इसमें से आप देखेंगे रसिया नहीं है और फिनलैंड भी आपको इसमें नहीं दिखेगा, तो जर्मनी एंड नॉर्वे ये दो जो है इसमें ओनली टू।
अब ये क्या आपको सबक देता है कि जो सी है, जैसे नॉर्थ सी है, मेडिटेरियन सी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से कौन कौन सा कंट्री जो है टच करता है, ब्लैक सी से कौन कौन सा कंट्री टच करता है, कैस्पियन सी से कौन कौन सा कंट्री टच करता है, अरल सी से कौन कौन सा टच करता है, ये सब जरूर जानना है और ये सबको आप नोट बना के रख लीजिए। अब आइए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन को देखते हैं, ज्योग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement. Jhelum River passes through Wooler Lake. Krishna River directly feeds Kolori Lake and meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. कानवर लेक जो है ये तो इतना फेमस है बिहार में, मियंडरिंग लेक, मतलब उसको गोखुर लेक बोलते हैं, और ऑक्स बो मतलब वो गाय के पैर जैसी होती है। इसमें देखिए होता क्या है कि रिवर जो है मियंडर करती, गंगा ऐसा कई मियंडर करती, मतलब एक बिल्कुल घूम जाती है सांप के जैसे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा घूम जाती है कि बाद में ये दोनों मिल जाते हैं और ये जो है छूट जाता है और ये कट जाती है रिवर से, और इस टाइप का जो है एक ऑक्स बो लेक बनती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। वुलर लेक जो है ये गलत है स्टेटमेंट। द कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड कोलोरू लेक, इंस्टीड कोलोरू लेक इज फेड बाय सीजनल बादामेरू एंड तमिलेरू रिवर्स। अब ये तो आसान नहीं है, लेकिन इस तरह के, क्योंकि लेक के बारे में आपको बहुत पढ़ना है तो कौन से रिवर उसको फीड करती है आपको पता होगा। तो ये सही है, ये सही है, दो इसमें से सही है, ओनली टू। तो वाटर बॉडीज, रिवर और लेक के बारे में जितना पढ़ ले वो सब, जैसे कि वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लॉन्गेस्ट लेक भी है। चिल्का लेक जो है एक लगून लेक है। तो वुलर लेक जो है एक टेक्टोनिक लेक है। तो डल लेक एक ग्लेशियल लेक है। जैसे लोकतक जो लेक है मणिपुर में, वो एक फ्लोटिंग लेक है। तो जो लेक है उसका जो टाइप है, या तो टेक्टोनिक है या वो या वॉल्केनिक लेक होगी या ग्लेशियल लेक होगी। तो डिफरेंट जो उसके टाइप हैं वो हमें जानना चाहिए, और कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस रिवर से पास कर रही है। तो इंडिया में लेक्स के बारे में जितना ज़्यादा है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। 2025 लेक्स के बारे में यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस रिवर से वो फीड होता है, वो किस टाइप का है और कहाँ पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, यहाँ मैंने फिगर भी दिया है, ये जनरली स्टूडेंट याद रखते हैं। चाइना का बहुत कम परसेंटेज, चाइना इंडिया से बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उसका इंडिया का करीब 54% एरिया एरेबल है, मतलब खेती की जा सकती है। चाइना में ऐसा नहीं है, इसलिए चाइना थोड़ा कम है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चाइना करीब, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाइना करीब 50% के आसपास, इंडिया 41 से लेकर 45 तक कुछ डेटा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मोर इन इंडिया, द एवरेज प्रोडक्टिविटी भी जो है इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है कम है चाइना से। तो ये दो गलत है, तो ओनली वन सही है। इस टाइप के स्टेटमेंट तो आपको एक जनरल वाइड रेंजिंग, जब आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं चाइना का इंडिया का, तो आपको ये पता होता है, और जनरली स्टूडेंट इस टाइप से पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। Which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? ये तो आप जैसे ही रन ऑफ कच्छ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये एक तरीके से, ये जो अरेबियन सी है उसके लो लेवल होने के चलते वो सी जो है लगता है छूट गया है, वहां पे वो मार्शी लैंड बना है, रन ऑफ कच्छ, जिसको देखने के लिए अभी लोग जाते हैं, ह्यूज एरिया ऑफ मार्शी लैंड। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये आप कॉमन सेंस से और थोड़ा बहुत गट फीलिंग से भी आप इस क्वेश्चन का जवाब जान सकते हैं। जो लैंड फॉर्म है वेटलैंड, वेटलैंड जरूर आपको इंडिया में जाना चाहिए। काफ़ी जो है उसको किडनी भी, जैसे कि मान लीजिए जंगल को हम लंग्स कहते हैं, तो वेटलैंड को किडनी कहते हैं। वो फिल्टर करती हैं जो विषैले, जो टॉक्सिक होते हैं, जो चीज़ें घुल करके आ जाते हैं, उसको वेटलैंड जो है, इसलिए वेटलैंड को काफ़ी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इंडिया में जो वेटलैंड है, चाहे सुंदरबन का डेल्टा हो, चाहे इस टाइप के रन ऑफ कच्छ, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे उसके फीचर्स। इल्मेनाइट एंड रुटाइल। अब देखिए ओर पे जो है क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि इल्मेनाइट और रुटाइल जो है ये किस मेटल का जो है ओर है, और ये टिटेनियम मेटल का ओर है।
तो आप यहाँ क्यों ना याद कर लीजिए कि इल्मेनाइट एंड रूटाइल टिटेनियम का है, मोनाजाइट जो है वो सैंड में मिलता है केरला में, और तमिलनाडु में वो थोरियम उसमें रेयर अर्थ मिलता है जो कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिनरल है। बॉक्साइट जो है वो ओर है अल्मुनियम का, जिससे अल्मुनियम बनती है। हेमाटाइट मैग्नेटाइट आयरन का ओर है। चैल्कोपेराइट एंड मैलाकाइट एंड एज्यूराइट जो है कॉपर के ओर हैं, और पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का। तो ये सब इस तरह से हर स्टूडेंट इस तरह के याद करता है, जैसे बॉक्साइट अल्मुनियम का ओर एंड लाइक दैट। सो ओर एंड मिनरल जो है जरूर याद कर लीजिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कामरा जार पोर्ट। अब देखिए पोर्ट जो है वो इतने इतने कम है इंडिया में कि उसके बारे में तो आप आसानी से 10-15 मिनट में पढ़ सकते हैं। कौन पोर्ट पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है, किस पर्पस के है, किस किनारे में है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे, किस स्टेट में, लाइक दैट। लाइक कामराजार पोर्ट जो है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी है, सही है। मुंद्रा पोर्ट जो अदानी चलाते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। विशाखापट्टनम पोर्ट गलत है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया नहीं है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया जो है वो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको कि नवा शिवा पोर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक तरह से नोट बना दिया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइप से आप अपनी नोट को जरूर बना लीजिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगेन आइए, आपने देखा पी वैरायटी का आपको प्लांट पूछा गया था 2024 में। यहाँ पे वो ट्री पूछ रहे हैं कि कौन सा डेसिडुअस है, एवरग्रीन, डेसिडुअस, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जैक फ्रूट जो कटहल, जैक फ्रूट, महुआ, महुआ जो है उससे एक तरह की शराब जैसी बनाई जाती है, ट्राइबल लोग बनाते हैं। टीक की लकड़ी होती है। तो टीक जो है टिपिकल डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस मतलब जो समर में अपने पत्ते पूरे गिरा देता है मॉइस्चर को बचाने के लिए, और फिर पत्ते आ जाते हैं, उसको डेसिडुअस कहते हैं। एवरग्रीन मतलब इसके पत्ते हमेशा सालों भर रहते हैं। तो टीक जो है डेसिडुअस है, महुआ भी डेसिडुअस है, लेकिन जैक फ्रूट जो है वो डेसिडुअस नहीं है। जैक फ्रूट एवरग्रीन माना जाता है, उसके पत्ते ऑलमोस्ट नहीं गिरते हैं। तो इसीलिए 2 और 3, तो 2 इसमें से जो है डेसिडुअस है। ये सब कॉमन जो डेसिडुअस ट्री, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डेसिडुअस ट्री। तो यहाँ टीक, नीम, पीपल, साल, खैर, बेल, एक्सेल, ऊड, पलास, ये सब जो है कॉमन। एवरग्रीन गलत मैंने लिखा है, सॉरी, ये सही है, नीचे वाली है। कॉमन डेसिडुअस ट्री है, और कॉमन एवरग्रीन इंडिया में जो है रोजवुड, महोगनी, इब्नोई, इसको याद कर लीजिए। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, वो कहाँ से मिलता है, मतलब एक कंट्री है जहां से कि 3/4 कोबाल्ट जो है दुनिया का जो बैटरी बनाने के काम में आता है वहां मिलती है, और ये है कॉन्गो। तो इससे सबक लेकर के जो है, जैसे इस तरह का नोट मैंने आपके लिए बनाया है, शुरुआत क्या आप बना लीजिए। आयरन ओर सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, कॉपर चिली प्रोड्यूस करता है, टीन चाइना, टंगस्टन चाइना, सिल्वर मैक्सिको, लिथियम ऑस्ट्रेलिया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम चाइना। ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड द टॉप माइनिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। जैसे अभी आपने देखा अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, अब कॉन्गो बेसिन देखिए, ये है अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट और ये है कॉन्गो नदी। अब यहाँ इधर तो अटलांटिक ओशन है, इसमें आप देखेंगे कंट्री तो गैबॉन है, कैमरून है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो खुद है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी बगल में है, युगांडा, ये सब बाहर हो जाता है, इससे ईस्टर्न हो जाता है। तो इसमें से पूछा रहा है कौन कौन सा कंट्री कॉन्गो बेसिन का पार्ट है, तो डेफिनेटली कैमरून होगा, नाइजीरिया नहीं होगा, साउथ सुडान नहीं होगा, और युगांडा भी जो है नहीं होगा। तो इसमें एक ही जो कंट्री है वो है कॉन्गो बेसिन में, वो कैमरून है। कंट्रीज जो कॉन्गो बेसिन में है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप केवल एक कॉन्गो बेसिन नहीं, अमेजन बेसिन के लिए, गंगा बेसिन अलग, जो नाइल बेसिन है, इन सब के लिए जो मल्टीपल कंट्री से गुजरती है, अफ्रीका में चूंकि बहुत कंट्री से गुजरती है, तो वहां देख लेना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट 1 एजर्सन है, कह लीजिए। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कौन बोलेगा नहीं, हम लोग को पता है कि यूरेनियम है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम कोल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना इतना आसान नहीं है, और कोल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है यूरेनियम in reach to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। अब ये नॉलेज की बात है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मुझे भी जान के ये थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इनरिचमेंट लेवल होती है यूरेनियम की वो बहुत कम होती है
न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए। ओनली 3 to 5% जो है, जो यूरेनियम का, यूरेनियम 235 जो आइसोटोप है, वन ऑफ द एटम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम 235, उसको केवल 3 से 5% केवल यदि आप इनरीच करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसको 90% से अधिक यदि इनरीच कर दे तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है, जो कि अच्छी बात है। 3 to 5% उसको आईईए के निगरानी के तहत आप कर सकते हैं, जिसको सिविल न्यूक्लियर डील जैसे इंडिया यूएस में हुई है। लेकिन यदि आप 90% इनरीच करेंगे तो उसको कंट्री जो है जनरली फ्रॉन करते हैं, वो आपके दायरे में नहीं आता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यदि ये स्टेटमेंट गलत है तो सीधा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ टिप्स की नोट की, इसका फीचर है इस टाइप के जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आते हैं, एडजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन, कि यदि एक स्टेटमेंट गलत है तो आपका काम इतना आसान हो जाता है कि ऑप्शन सी या डी होगा, बस ए बी होगा ही नहीं, और दोनों ऑप्शन एक साथ कभी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होते हैं। 9 number question, consider the following statement. Amarkantak Hill are at the confluence of Vindhya and Sahyadri range. ये पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट को कहते हैं, और अमरकंटक आपको पता है मालवा प्लाटू मतलब मध्य प्रदेश में, तो वो कहाँ सह्याद्री रेंज से आएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। अमरकंटक बेसिकली जो है विंध्या और मैकाल रेंज के कॉन्फ्लुएंस पे है, ना कि सह्याद्री। जो बिलीगिरंजन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, तो ये भी जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन का पार्ट है, और ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, और कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और ये जो है सेसाचालम हिल कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये भी ईस्टर्न घाट में है। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा टफ, थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन अगेन यदि आप मैप रखें, जो मैं जैसे मैं आपको बताता हूं कि ऐसा करना चाहिए आपको, जितने हिल हैं, छोटनागपुर हिल हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, मैकाल हिल एंड विंध्या, सतपुरा, ये सारे हिल कितने हैं, 20-25 हिल हैं। उसका जो ज्योग्राफिक लोकेशन देख लीजिए, कौन एरिया कहाँ पे है, किधर है, ईस्टर्न घाट पे कौन है, वेस्टर्न घाट पे, जैसे नीलगिरी दोनों को मिलाता है। तो इस टाइप के स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको जो है 1 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरे हिल का आपको आइडिया हो जाएगा। उसको अपने नोट में लिख लीजिए, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, अब ये ट्रांसपोर्ट पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है, डिब्रूगढ़ को सूरत से जोड़ता है। ये गलत है, ये डिब्रूगढ़ को सूरत से नहीं जोड़ के सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। बहुत ही फेमस ये फैक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, जो वाजपेयी जी के टाइम में शुरू हुआ था। तो ये गलत हो गया। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई, चियांग माई को नहीं करता, मोरे तो सही है, लेकिन माई सॉट इन थाईलैंड को करता है, तो ये भी गलत है। और बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आप BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर कह सकते हैं, इट कनेक्ट वाराणसी नहीं कोलकाता को कुमुंग से जोड़ता है, तो ये भी गलत है, नन। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं, एक तो इसको वाइड रेंजिंग पढ़ाई करनी चाहिए, पेपर आपको पढ़ते रहना चाहिए, और ये सब जीके का क्वेश्चन है, जो कि ट्रांसपोर्ट में यदि आप देखेंगे तो ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो पोर्ट हो गए, रोड जो नए बन रहे हैं, किसको कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, ये सब आपको जगह जगह पेपर में दिखेंगे, जीके में दिखेंगे, देखना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो है फ्लोरा फौना मैंने बोला, अब ये थोड़ा सा जानवरों के बारे में, फौना के बारे में। मार्सिपिलियस, मार्सिपिलियस जो है मार्सिपियल्स, मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स आर नॉट, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, यू कैन प्रोनाउंस मच बेटर। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इंडिया। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, कंगारू इसी जाति के होते हैं। मार्सुपियल्स जो मैमल होते हैं मनुष्य के जैसा, उसमें एक पाउच होता है उनके पेट में, जो मदर होती है वो उसको पालते हैं, बच्चा उसका अविकसित पैदा होता है, बहुत दिन तक पाउच में रहता है, इंक्यूबेशन जैसा आप समझ सकते हैं। इसके कई जो प्रजाति होते हैं आप देख सकते हैं, कुछ जो है चूहे जैसे दिखते हैं, कुछ कंगारू जैसे दिखते हैं, कुछ गिलहरी जैसे भी दिखते हैं। तो मार्सुपियल्स जो है नेचुरली फाउंड इंडिया में नहीं होते हैं, ये इनका कोई मतलब इंडेमिक नहीं है, इंडिया के लिए वो इंडेमिक नहीं, लाए जा सकते हैं लेकिन इंडेमिक नहीं है, तो ये सही है। अब चूंकि ये जो है, सॉरी, नॉट नेचुरली फाउंड ये सही है, तो दूसरे स्टेटमेंट देते हैं मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, मतलब कि जो ऊंचे पहाड़ों पे जो ग्रासलैंड होते हैं, विथ नो प्रीडेटर, ऐसा नहीं है।
मार्सुपियल्स आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, कई कई जगह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यदि ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब कि ये दोनों तो सही होगा नहीं, इसमें से केवल एक ही होगा। आपको पता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब फाइनली आइए सीएससी प्रीलिम्स 2022। मैं भी थकने लगा हूं, आप भी थक रहे होंगे, लेकिन यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आपको बधाई। और यदि मैं तेजी से बोल रहा हूं तो नेट पे इसको सप्लीमेंट कीजिए। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए तेजी से बोल रहा हूं और वीडियो को भी बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। 2022 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा एंथ्रो के द्वारा क्रिएटेड होता है, सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वन ऑफ द 3 मोस्ट जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो है। जो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसको लाफिंग गैस कहते हैं, फिर वाटर वेपर, ओजोन और फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं। तो जो मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो राइस का फील्ड होता है, धान खेत। क्यों ऐसा होता है राइस के फील्ड? क्योंकि वहाँ पानी वाटर लॉग्ड होता है। जहाँ भी वाटर लॉग्ड होगा वहाँ पे जो है एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है और उससे जो है मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जो है वह नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी इसमें यूज होता है और वो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। तो राइस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि राइस जो है मीथेन पैदा करता है, ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पे देखिए जो हिल है ये मैंने इस तरह का दिया है। स्टूडेंट ऑलवेज इस तरह से याद करते हैं हिमालय के जो जो टाइप हैं, दिस वेस्टर्न हिमालय, मिडिल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, कई जगह इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज हैं, यहाँ तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप जैसे नमचा बरवा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, कुमायूं हिमालय में नंदा देवी है, जो सिक्किम हिमालय है उसमें कंचनजंगा है। ये सब स्टूडेंट याद करते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग आपको पूछ रहा है, नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय मतलब गढ़वाल प्रदेश, यहाँ कैसे होगा? ये तो नमचा बरवा तो एकदम ईस्टर्न में है, तो ये बिल्कुल गलत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में सही है, उत्तराखंड कुमायूं में। नौकरक जो है वो सिक्किम हिमालय में नौकरक भी मुझे लगता है ये गलत है। नौकरक जो है वो मेघालय में है और ये हिमालय का पार्ट भी नहीं है। नौकरक जो है वो गारो, जयंतिया, खासी जो हिल्स हैं, जो माने जाते हैं बेसिकली वो जो छोटनागपुर प्लाटू का एक्सटेंशन माना जाता है, मतलब जो साउदर्न लैंड डेक्कन प्लाटू है उसका वो एक्सटेंडेड नॉर्थ ईस्ट में पार्ट माना जाता है, गारो, जयंतिया, खासी। और वो हिमालय पार्ट नहीं है, वो बहुत ओल्ड रॉक है वो। तो नौकरक जो है मेघालय में है, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक इसमें सही है, नंदा देवी, ओनली 1। सो इसमें से विच ऑन द पेयर इज अब करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच यदि आप देखेंगे तो 2 ओनली, सॉरी, यस। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको शॉर्ट में एसआरआई कहते हैं। एसआरआई जो है एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होती है जिसमें कि राइस के फील्ड को पूरी तरह से पूरे वाटर से नहीं भर देते हैं, अल्टरनेट पहले उसको गीला करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर गीला करते हैं, इस टाइप से करते हैं। उसमें काफ़ी बचत होती है। आपको सीड जो होती है धान को रोपने के लिए आपको पता है कि नज़दीक नज़दीक डालनी पड़ती है, लेकिन यदि आप इस तरह से एसआरआई करते हैं तो आप एक सेफ डिस्टेंस पे डाल सकते हैं, पौधे मरते नहीं हैं। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन भी कम होता है क्योंकि पूरा वाटर लॉग नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा क्योंकि उतना आपको पानी भरना नहीं पड़ता है। तो तीनों इसमें से जो है सही है, पढ़ लीजिएगा एसआरआई के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो है, खेती कैसे करें से, क्रॉप रोटेशन से क्या फ़ायदा होता है, कैसे आप लेग्यूमिनस पौधों को रोपते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, इस तरह का इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, ये सब जानना चाहिए। द टर्म लेवांट ऑफन यूज, तो लेवांट किस जोन को कहते हैं, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा है। अब ये जो है ये तो आप जानते हैं, तो जानते हैं जो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो शोर से जो एरिया है, इनफैक्ट ये एरिया आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी है ऐसे, और इसका जो ईस्टर्न एरिया है, और वही एरिया अभी जो उत्तर का एरिया, सॉरी पूरब का एरिया, यदि पूरब मतलब कि यदि हम यूरोप के नज़रिए से देखें तो ये पूरब दिखेगा। तो वही एरिया अभी जो है परेशान है, जहाँ पे कि इतने समय से लड़ाई चल रही है, जिसमें अभी संधि हुई है। ये एरिया में आता है लेवांत में, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, यही लड़ रहे हैं अभी, उसको लेवांत कहते हैं। जब आप लेवांत जान गए तो क्यों ना ये जान लीजिए कि साहिल रीजन किसको कहते हैं। साहिल जो है
सॉदर्न मोस्ट पार्ट जो सहारा डिजर्ट का है, सहारा डिजर्ट से जो नीचे जाते हैं वहाँ 10 कंट्री आते हैं, सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटेनिया, इसको पढ़ लीजिएगा, बुर्किना फासो, साहेल। तो मैग्रेब भी जान लीजिए, मैग्रेब जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के 5 कंट्री को मैग्रेब जोन कहते हैं। यह है अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को एंड ट्यूनीसिया। तो लेवांट, साहेल, मैग्रेब, तो इस टाइप के जो जोन होते हैं जिसको एक खास हम कहते हैं, उसको जरूर हमें जान लेना चाहिए। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? अब ये सब तो क्या है ना, न्यूज़ में भी आते हैं। और कुछ आपको यदि इंटरेस्ट हो क्विज टाइप का कि अफ्रीका में जो लेक्स हैं उसके क्या फीचर्स हैं, कौन सूख रहा है, कौन रिफ्ट वैली में है, लाइक दैट, कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे बड़ा है, तो उससे भी आपको ये क्वेश्चन पकड़ में आ सकता है। इस लेक का नाम है लेक फैग्यूबाइन, और ये इसकी हाल ऐसी हो गई है, ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में है कि वो इतना सूख गया है कि वो डेजर्ट टाइप का हो गया है। अब ये मैंने आपके लिए एक नोट बनाने की कोशिश की है, ऐसे नोट आप हम दूसरे कंटिनेंट के लिए भी बना लीजिएगा लेक्स में। जैसे लेक विक्टोरिया जो है ईस्ट अफ्रीका में, वो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में। लेक टंजानिका जो है रिफ्ट वैली में पड़ता है, डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका है, लंबी और सबसे गहरी। अब सबसे जो गहरी लेक जो पूरी दुनिया में, वो लेक बैकाल को कहते हैं जो रसिया में है। लेक मालावी जो है उसको लेक न्यासा भी कहते हैं, पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है वो जरूर जान लीजिएगा कि क्या है। रिफ्ट वैली टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के चलते होता है। रिफ्ट मतलब बीच में जो धंस जाने से जो रिफ्ट, उसमें जो लेक बनते हैं, रिवर बहते हैं। लेक चार्ड जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में है। इसको जो है इंडोरिक लेक कहते हैं, एक क्लोज्ड बेसिन जो कि इसका कोई आउटलेट नहीं इसमें होता है, केवल जा सकता है, आउट नहीं हो सकता है। लेक टरखाना जो है कीनिया में है, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड है, बहुत सॉल्टी है। लेक वोल्टा जो है आर्टिफिशियल लेक है जो कि ओकोसोम्बो डैम पे बना हुआ है। और लेक किवू जो है बॉर्डर रवांडा एंड कॉन्गो में है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन यहाँ पाया जाता है। और लेक उगूटा नाइजीरिया में है, फ्रेश वाटर लेक है। तो इस तरह से आप अपने नोट को बना लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लेक एंड वाटर बॉडीज, वेटलैंड से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। अब ये है ना कि अफगानिस्तान, चूंकि बहुत सारे ये लैंडलॉक कंट्री है, बहुत सारे कंट्री से बॉर्डर मिलता है, तो कहाँ किससे किससे बॉर्डर मिलता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कोई भी कंट्री एक जो है वो किससे किससे बॉर्डर उसका मिलता है। ये अभी आपने देखा कि नॉर्थ सी का बॉर्डर किस किस कंट्री से, यहाँ पे अफगानिस्तान का किससे किससे है। तो अफगानिस्तान जो है टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, ईरान से मिलता है। तो इन सब में अब देखेंगे तो ना तो अजरबैजान से ये इसकी बॉर्डर मिलती है, ना किर्गिस्तान से मिल रही है। किर्गिस्तान नहीं, किर्गिस्तान से भी नहीं है, ताजिकिस्तान से है, टर्कमेनिस्तान से है और उज्बेकिस्तान से है। तो 3, 4, 5 से है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी आसान नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपको मैप से पढ़ने की आदत है, मैं हमेशा स्ट्रांगली कहूंगा कि मैप को ऑलवेज रख करके जो है ज्योग्राफी को पढ़िए। इंडिया की मैप, वर्ल्ड की मैप, ऑलवेज जो है मैप के सामने खड़े होइए और दिमाग में कॉन्सेप्ट लाइए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है। आपको इंडिया के मैप में हिमालय दिखना चाहिए, इवन यदि पॉलिटिकल मैप है तो आपको हिमालय दिखना चाहिए, लेक दिखना चाहिए, पोर्ट दिखना चाहिए, सड़कें दिखनी चाहिए, लाइक दैट। तो आपको अफगानिस्तान को जब आप देखेंगे तो आप उसके आसपास के कंट्री को थोड़ा बहुत ब्रेन में लाएंगे कि कौन कंट्री सटा हुआ है, कौन नहीं है। इससे रिलेटेड ये है कि डूरंड लाइन जो है वो बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, याद कर लीजिए। अब अगेन जो है एक जो फीचर जिसको कि हम कैनियन कहते हैं, कैनियन भी जो है एक तरह का वो रिफ टाइप का दिखता है, मतलब ब्लॉक। जब रिवर जो है अपने आसपास के लैंड को ऐसे टेबल टाइप का काट के और बहुत नीचे बहने लगती है तो उसको कैनियन कहते हैं। बहुत देखने में अच्छा होता है, तो उसे बोटिंग कर सकते हैं और बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर होता है। जैसे ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो रिवर बनाती है, एरिजोना में उसको देखने के लोग जाते हैं। इसी तरह साउथ इंडिया में जो है गैंडीकोटा कैनियन है, वो किस रिवर पे है पूछा जा रहा है, पेन्नार रिवर पे। आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन इस तरह के जीके आप जान सकते हैं क्योंकि वाटर बॉडीज, कैनियन, लेक, रिवर्स यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के जो है फैक्ट आपके जहन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट, अगेन जो है इंडिया में जो ओर एंड मिनरल से रिलेटेड है। मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट अभी हम लोगों ने देखा थोरियम इससे मिलती है, जिससे कि आप न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, ये दोनों सही है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही लिमिटेड जगह में, केरला में मिलती है, थोड़ी बहुत तमिलनाडु में ऐसे मिलती है, तो इसलिए ये सही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि आप 3 को एलिमिनेट करें, 3
तो ये एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन बन जाता है 1 2 4। आपको जानना भी नहीं, कल ये जानना है कि गलत है। तो चौथा जरूर सही होगा। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। मुझे नहीं पता ये, लेकिन चूंकि 3 गलत है इसलिए 4 सही है। लाइक दिस। मोनाजाइट जो है केरला में मिलता है, इस चीज को रट लीजिए। मोनाजाइट से थोरियम निकलता है, मोनाजाइट सैंड में थोरियम होती है, इसको भी याद कर लीजिए। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन द, अगेन जो है एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन डे एंड नाइट का। अभी हम लोगों ने देखा कि जो लॉन्गेस्ट डे होती है समर सोलिस्टाइस में होती है, जो यहाँ पे दिखा है, जो 21 जून को होती है। तो 21 जून जो है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून होता है, 21 जून, ना कि फर्स्ट हाफ या जुलाई। तो ये है। अब ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के बताने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए ये समर सोलिस्टाइस है, इस समय में जो है वो जो 23.5 है, ये तो इक्वेटर है, 23.5। यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ सन की रे डायरेक्ट पड़ती है, इसके चलते आप देखें कि यहाँ पे 24 आवर जो है नॉर्थ पोल पे दिन होगा, और दिन की जो लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरीके से इस साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन की लेंथ जो है घटती जाएगी। इसका उल्टा जो है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रे डायरेक्ट पड़ती है, जो कि होगा विंटर सोलिस्टाइस, मतलब अभी जो बीता है 22 दिसंबर को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन छोटा हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन की लेंथ बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो है जो साउथ पोल है वहाँ पे 24 घंटे दिन हो जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब अगेन जो है ये वेटलैंड, जो मैंने आपको कहा लेक एंड वेटलैंड पे है, कि होकेरा वेटलैंड पंजाब, नो पंजाब में नहीं होकर के जम्मू कश्मीर में है ये वेटलैंड। देख सकते हैं आप यहाँ पे रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। रुद्र सागर लेक जो है अगरतला में बहुत ब्यूटीफुल लेक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और शास्था कोटा लेक तमिलनाडु में ना होकर के ये केरला में है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें से 2 सही है, 2 पेयर सही है। ये सब आसान नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वेटलैंड और लेक इंडिया में हैं ही कितने, और सबका फीचर यदि आप याद कर लें और उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आसानी से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो अब आइए कि फाइनली हम ये देखें कि इस पूरे बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन इससे क्या सबक मिलता है, कि हमें कौन कौन से 3 साल का लेटेस्ट देखें तो फोकस थीम क्या दिखता है। फिजिकल ज्योग्राफी में ये पूछते हैं इंसोलेशन, जो सन की जो रेज आती है उसका जो वेवलेंथ, कैसे जो है सन की रे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। डे नाइट के लेंथ पे 2-3 क्वेश्चन है। सोलिस्टाइस जो है समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, इक्विनॉक्स, उस पर क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर कहाँ पे थिक होता है, विषुवत रेखा पे या इक्वेटर पे, और कैसे थीन हो जाता है पोल की तरफ, ये पूछा है उन्होंने। विंड सिस्टम जो है कोरियलिस फोर्स और फेरेल लॉ पूछा है। लैंडफॉर्म इन्होंने माउंटेन टाइप पूछा है। वाटर बॉडीज, लेक एंड रिवर बेसिन्स, उसमें कौन कौन कंट्री हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। क्लाइमेट टाइप इन्होंने पूछा है। फ्लोरा एंड फौना से मार्सिपिलस और पी वेराइटी के, और इन्होंने जो डेसिडुअस ट्री है वो पूछा है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल मतलब स्पेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रोड, पोर्ट एंड कंट्रीज एंड ऑल। और मिनरल्स इन्होंने पूछा है। वर्ल्ड में भी जैसे कोबाल्ट आपने देखा कॉन्गो करता है, मोनाजाइट सैंड कहाँ पाया जाता है एंड ऑल, इलेमेनाइट एंड अदर्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। क्रॉप्स इन्होंने पूछा है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस पूछा है, ऐसा राई आपने देखा, राइस फील्ड कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल इशू कैसे जुड़े हुए हैं। इंडियन ज्योग्राफी से इन्होंने जो है माउंटेन रेंजेज, हिमालय का जो डिफरेंट सेगमेंट है, वो जो हिल्स हैं इंडिया में, हिमालयन सिस्टम, गंगा सिस्टम, रिवर सिस्टम, कौन रिवर, उसके ट्रिब्यूटरी कहाँ पे मिलती है वेस्ट टू ईस्ट, रिवर, लेक्स, कौन से लेक को कौन रिवर जो है फ्लड करता है या उससे गुजरता है, वेटलैंड्स और उसके फीचर्स एंड कैनियंस एंड वाटरफॉल्स, इन सब पे पूछा है। ह्यूमन में ओर्स, मिनरल, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे पूछा है। मैप जो है उन्होंने कंट्री के बॉर्डर पे पूछा है। कंट्री बॉर्डरिंग सी, लेक, नॉर्थ सी से आपने देखा, अफगानिस्तान किससे किससे बॉर्डर करता है। स्पेसिफिक रीजन लेवांट इन्होंने पूछा है। कॉन्गो बेसिन पूछा है। डिफरेंट लेक्स, वाटर बॉडीज एंड माउंटेन कहाँ कहाँ पे हैं, ये पूछा है। इन न्यूज़ जो है इन्वायरमेंटल इशूज जो हैं, जैसे डिजर्टिफिकेशन हो गया अफ्रीका के लेक का, वो पूछा है। डेमोग्राफी एंड नेचुरल डिजास्टर, ये सब भी आपको पूछ सकते हैं। सो दीज आर द फोकस थीम। और इसके लिए आपको क्या लगता है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत है? नहीं। तो चलिए आगे देखें कि क्या रिसोर्सेज जो यूजुअल, जो यदि आप नेट पे जाएंगे या किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, कोई भी तो आपको यही बोलेगा कि ये पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक 6 से 12 क्लास तक पढ़ लो,
जो जीसी लियोंग की जो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वो पढ़ लो, माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ लो, या ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है वो अपने पास रखो, सराहने में रखो। न्यूज़पेपर एक दो पढ़ो सबके लिए, उसमें क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और जो करंट इवेंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ज्योग्राफिकल डिजास्टर, जियो पॉलिटिकल रीजन, और उसमें एंड ऑल, ये सबको पढ़ लो। एंड ये भी लोग कहेंगे कि जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कुछ नोट्स मिलते हैं करोल बाग से लेकर के, वो पढ़ लो। एमसीक्यू सीरीज कहीं के लगा लो, कोई पेड या अनपेड, या कहीं खरीद के, लाइक दैट। ये आपको टिपिकल है, ऐसा आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप दूसरे ढंग से तैयारी कीजिए। मेरे अनुसार से ओल्ड एनसीईआरटी बुक यदि आपको मिलते हैं, नए एनसीईआरटी बुक वैसे नहीं है जो पुराने हैं, उसकी थर्ड क्लास, सिक्स भी नहीं, थर्ड क्लास में आपको ऐसे ऐसे चीज मिलेंगे जो अभी सोलस्टाइस आप देख रहे हैं, वो चीजें जो उन्होंने बताई है, जो विंड पैटर्न, वो आपको बहुत बच्चे क्लास में मिलते हैं। थर्ड से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए, और 15 दिन के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि आपको इवन ज्योग्राफी के मेंस के लिए भी यूज होता है और प्रीलिम्स के लिए भी। इसके अलावा बेसिक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है आईसीएससी की टेक्स्ट बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी के साथ जो आईसीएससी की जो पढ़ाई होती है स्कूल में, वो 5वें 6ठे 7वें क्लास की बुक लेकर के पढ़ें, और नेट और गूगल का यूज़ करें, यूट्यूब का यूज़ करें, चैट जीपीटी का यूज़ करें। अभी के ज़माने में गूगल पे ब्यूटीफुल वे में समझाया गया है, और आप उसको डायग्राम के थ्रू जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं उन सबको समझने की कोशिश करें। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट एनसीईआरटी एंड आईसीएसई बुक। इसके अलावा मैप बेस्ड स्टडी करें, मैप को सामने रखें और हर चीज़ मैप पे सोचें। इनफैक्ट मैप ऐसे मिलते हैं जिसमें कि रोड के मैप हैं, पोर्ट के मैप हैं, हिल के मैप हैं, लेक्स के मैप हैं, डेवलपमेंट के मैप हैं, क्रॉप के मैप हैं, सभी जो डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना है उसके मैप है। उसके थ्रू आप पढ़ाई करें और दिमाग में बनाएं और अपने नोट्स को बनाएं। इंटरनेट बेस्ड स्टडी करें, बुक के बजाय इंटरनेट से पढ़ें। इसके अलावा इन फोकस जो है वो ज्योग्राफी जीके पे करें, ना कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पे। आपने देखा कि कॉन्सेप्ट क्या चाहिए होता है, बहुत ही बचकाने कॉन्सेप्ट जो क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों को चाहिए होता है, सोलिस्टाइस है या विंड पैटर्न है, वही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब इंफॉर्मेशन है, जीके है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट से पढ़ें, करंट न्यूज, इवेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के जो पेपर में आते हैं उससे स्टैटिक को डायनेमिक से लिंक करें और अपना नोट खुद बनाएं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। आपको वाइड रेंजिंग जो है, वो जो लैंड फॉर्म है, तो लेक है तो मैं लेक का नोट बना जाऊंगा, रिवर्स है तो रिवर का नोट बना जाऊंगा, और मैप से जो है पूरी दिमाग में फिट कर लेंगे कि कहाँ क्या है, बेसिन में कौन कंट्री है, क्या है, कॉन्गो बेसिन तो ये कंट्री है, ये रिवर किस किस कंट्री से गुजरती है तो इस कंट्री से गुजरती है, ये हिल कहाँ पे है तो ये। मतलब मैप बेस्ड पढ़ाई, इंटरनेट बेस्ड पढ़ाई, एंड बुक बेस्ड पढ़ाई नहीं, एंड जीके बेस्ड पढ़ाई ज़्यादा, ना कि कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इसमें कोई आपको ना तो ऐसे लिखना है ना बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, बचकाने कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के बच्चे क्लास में आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आप इस वीडियो को, जो कि बहुत लंबा है, आप इसको बहुत गौर से देखेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। यदि आपने इनकरेज किया तो मैं बहुत तेज़ी से जो है और भी थीम के पास 3 इयर्स ला करके आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एंड आई डू इट बिकॉज आई फील वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल दिस विथ यू। और यदि आप इसको गलती से देख रहे हैं, आप CUET PG 2025 देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। आप रजिस्टर कर सकते हैं, मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com। आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।